टाइम टेबल है, और ये टाइम टेबल किस क्लास का है? कक्षा 10वीं का। जो मेन पेपर हैं उनको हमने यहाँ पर लिख दिया। 18 फरवरी को है आपका हिंदी, 19 फरवरी को है कंप्यूटर, 20 फरवरी को है सामाजिक विज्ञान, 21 को है गृह विज्ञान, 23 को है अंग्रेजी, 25 को है विज्ञान, 27 को है गणित, 28 को है संस्कृत, और 10 मार्च को क्या है? कला। यही बीच में कहीं संगीत गायन भी होगा, वाणिज्य भी होगा। तो जो मेन है हमने उसको लिख दिया, ठीक है ना। ये कह सकते हो कि जो साइंस ग्रुप होता है उसका वाला, ठीक है। तो हम लोग तैयारी कैसे करें परीक्षा के बीच में? जब एग्जाम चल रहा है, अभी तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसे बन पा रहा वैसे तैयारी कर रहे हैं। जो टाइम टेबल बताए थे, हमने बताया था ना कि जितने दिन बचे हैं उस दिन को विषय से डिवाइड कर दीजिए कि एक विषय को कितने दिन पढ़ना है। अब जब विषय वाइज बन गया टाइम टेबल, तो कितने विषय को घंटे में चेंज कर दो, किस विषय को कितने घंटे पढ़ना है। 8 घंटे सोना भी है, लगातार पढ़ना भी नहीं है, ठीक है ना। पढ़ाई के बीच में गैपिंग जरूर होनी चाहिए। लगातार आप पढ़ेंगे तो मामला क्या होगा? थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर 1 घंटे पढ़ाई किए तो कम से कम 15 से 20 मिनट का रेस्ट लीजिए, फिर पढ़ाई किए 1 घंटे, फिर भी रेस्ट ले लीजिए। और लगातार एक ही सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना। अगर 2 घंटे हम हिंदी पढ़ लिए हैं तो 2 घंटे हम अदर सब्जेक्ट को पढ़ लें। ये कब करना है? बोर्ड एग्जाम के पहले, ठीक है ना। पहला पेपर आपका शुरू होगा 18 फरवरी से। तो 18 फरवरी से जब पेपर शुरू हो रहा है तो हमारा पहला पेपर अगर अच्छा चला गया तो कहा जाता सब अच्छा जाएगा। तो पहले पेपर पर ज़्यादा फोकस कर लीजिए। अब फोकस कब से करना शुरू करना है? 18 फरवरी का अगर पेपर है तो 15 फरवरी तक जो हमारा टाइम टेबल हमने बनाया था विषय वाइज, उसको तो पढ़े ही हैं, उस पर तैयारी हमारी चल ही रही है। लेकिन 15 फरवरी की शाम से आपकी जो पुरानी टाइम टेबल है विषय वाली वो बदल जाएगी, क्योंकि आपका 18 फरवरी से पेपर है। तो 15 फरवरी की शाम से आप हिंदी पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब हिंदी में पार्ट कितने हो गए आपके? 3 पार्ट हो गए कि 4 पार्ट हुए? 4 पार्ट हुए। एक हो गया गद्य पार्ट, एक हो गया पद्य पार्ट, एक आपका हो जाएगा संस्कृत, उसी में अनिवार्य संस्कृत भी होता है, एक आपका हो गया कथा नाटक कॉमेडी हो गया, और एक आपका ग्रामर पोर्शन हो गया। ये भी तो होगा। तो पोर्शन आपके पार्ट कितने हो जा रहे हैं? कम से कम 5 पार्ट हो जा रहे हैं। अब आप सोचिएगा अगर हम 15 फरवरी से शाम से इसकी तैयारी शुरू करें तो हमारे पास 5 टाइम होना चाहिए। अगर 15 फरवरी को जो हमको सबसे ज़्यादा अच्छे से तैयार है, गद्य तैयार है तो गद्य पढ़ लें, पद्य तैयार है तो पद्य पढ़ लें, ठीक है ना। उसकी तैयारी आप पहले करिए, यानी 15 फरवरी की शाम से आपकी हिंदी की तैयारी शुरू हो जानी चाहिए, ठीक है। अब 15 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी की सुबह तक घर से निकलने के पहले, ठीक है ना, आप अपने टाइम को डिवाइड कर लीजिए कि हमको कितने देर ग्रामर पढ़ना है, कितने देर कथा नाटक कॉमेडी पढ़ना है, कितने देर गद्य वाला पार्ट पढ़ना है, कितने देर पद्य वाला पार्ट पढ़ना है, कितनी देर हमको अनिवार्य संस्कृत पढ़नी है। सब पे फोकस करना है। लेकिन ध्यान क्या देना है कि जो आपके सिलेबस में है, जो आपके सिलेबस में है वो सारी चीज़ें आपसे छू जाएं। ऐसा ना हो कि कोई चीज़ हमारा पोर्शन छूट गया, ठीक है ना। और कुछ पेपर पिछले साल के होंगे, उनको आप भी देख लीजिए कौन से क्वेश्चन बार बार रिवाइज हुए हैं, ठीक है ना। एक उसमें भी तो होता है, एक खंड होता है ना जिसमें क्या कहते हैं उसको, महाराणा प्रताप वाला मेवाड़ मुकुट। तो मेवाड़ मुकुट से जो है क्वेश्चन तो आता ही आता है, को क्लियर रहता है कि यही क्वेश्चन आपका आने वाला है। तो उसको भी एक बार अगर आप कहानी की तरह पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें उसमें से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो वो पोर्शन आपका क्लियर हो जाए। तो सारे पोर्शन को आपको ध्यान देना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो सिलेबस में है आप वही अब पढ़ेंगे, फालतू चीज़ें आप नहीं पढ़ेंगे। जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जो सिलेबस है आपका एग्जाम का, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। हो सकता है आपके पास आप कोई सीरीज लिए हो, उसमें पोर्शन भी डिवाइड होगा कि किस पोर्शन कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है और क्या क्या आता है, क्या क्या आपके सिलेबस में है। तो सारी चीज़ें आपसे छू जाएं। लेकिन तैयारी कब से शुरू कर देनी है हिंदी की? 15 फरवरी की शाम से, ठीक है ना। तो 15 फरवरी की शाम से शुरू करेंगे। 15 फरवरी की शाम हो गया, फिर सुबह हो गया 16 तारीख का, फिर 16 तारीख का शाम हो गया,
फिर 17 तारीख की सुबह हुई और 17 तारीख की शाम हो गई, तो 5 पोर्शन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 18 फरवरी को क्या करना, आपको सुबह थोड़ा जल्दी उठ करके एक बार सारी चीज़ों को रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। लेकिन पेपर देने के घंटे पहले जो आपने पढ़ा है वो सारा चीज़ आपके दिमाग में हो जाना चाहिए, उसके बाद आपको नहीं पढ़ना, ठीक है ना। क्योंकि रेस्ट कर लीजिए, रेस्ट करके तब जाइए। 1 घंटे का मार्जिन होना चाहिए एग्जाम के और आपके पढ़ाई के बीच में, कम से कम 1 घंटे की गैपिंग हो जाए। जितना आपने पढ़ा है अपने दिमाग में फीड कर लिया है, अब आपके जाके क्या करना है, लिखना, ठीक है ना। लिखते समय भी सावधानी रखनी है कि किस क्वेश्चन को हम पहले शुरू करें, किस शुरू बाद शुरू करें। जो आपको सबसे अच्छी ज़्यादा तैयार है, आपको उस पार्ट को सबसे पहले कर लेना। और शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, सुंदर राइटिंग होनी चाहिए। हिंदी में विशेषकर आपकी राइटिंग अगर अच्छी है तो आपको नंबर मिलना ही मिलना, ठीक है ना। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और जो आपने याद किया उसको अच्छी तरीके से आप लिख पाएं, ठीक है। तो जब आप तैयारी कर रहे थे उस समय आपको क्या करना है, जो चीज़ें आप याद कर रहे हैं उसको आप लिख लिख के याद करें। जब लिख लिख के याद करेंगे तो जो चीज़ें आपको, मान लो 2 लाइन आपने याद किया तो आप लिख कितना पा रहे हैं ये तब बता पाएंगे जब आप लिख के तैयारी किए होंगे। अगर लिख के तैयारी नहीं किए होंगे तो दिक्कत होगी लिखते समय, कुछ चीज़ें भूल जाती है लिखते समय, ठीक है ना। तो पहले ही आप उस चीज़ को कर लीजिए, एग्जाम देने से पहले ही जो चीज़ें आप तैयार कर रहे हैं, जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, उसको क्या करिए, आप लिख लिख के पढ़िए। तो जब लिख लिख के पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्या हो जाएंगी, रिवाइज होती चली जाएंगी और लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये काम करेंगे आप। पहले पेपर की तैयारी 15 फरवरी की शाम से कब तक करना है, 18 फरवरी की सुबह। तो आप अपने टाइम को उस तरीके से डिवाइड कर लीजिए। फिर 19 फरवरी को आपका कंप्यूटर का पेपर है। इसमें आपको टाइम नहीं मिलने वाला, इसमें टाइम मिलने वाला है 18 को पेपर है, सुबह पेपर दे के आएंगे। तो पेपर दे के आएंगे, क्या करेंगे, खाना पीना खाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, रेस्ट करके फिर आप वही काम करना शुरू कर देंगे कंप्यूटर के लिए। तो कंप्यूटर के लिए अगर टाइम यहाँ गैपिंग नहीं मिल रही है तो इस चीज़ को हमको अभी 7-8 दिन बचा हुआ है, 7-8 दिन क्या, आज 5 तारीख है, 18 फरवरी से पेपर है, 1-2 दिन इस पर आप टाइम दे लीजिए कंप्यूटर के लिए पहले से ही, कि क्या क्या हमको 18 फरवरी को पढ़ना है पेपर देने के बाद। अगर ये आप पहले से बना के रखे रहेंगे, उन्हीं चीज़ों को आप रिवाइज कर लेंगे, ठीक है ना। फिर जिनका कंप्यूटर नहीं है उनके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है, उनके लिए आपको जो है 18 फरवरी को पेपर देने के बाद जब आएंगे तब का टाइम है, और 19 फरवरी पूरा दिन टाइम है, ठीक है ना। तो ये फिर आप सामाजिक विषय का तैयार करेंगे। लेकिन ये सब विषय आप पेपर के एग्जाम में तभी तैयार कर सकते हैं जब आप पहले से तैयारी करके नोट्स बनाए रहेंगे, लिख लिख के पढ़े रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टिक किए रहेंगे कि हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इसकी तैयारी हमको करनी। तो उसको आप पहले से अगर लिखे रहेंगे तभी आप एग्जाम के पीरियड में अपना जो है उसको रिवीजन कर सकते हैं। अगर पहले से तैयारी नहीं किए हैं तब उस समय दिक्कत होगी, तो आप झल्लाएंगे कि अभी ये भी पढ़ना, अभी वो भी पढ़ना, अभी ये भी पढ़ना है, ठीक है ना। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आप क्या करिए, पहले से ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिवाइज हुए हैं, पूछे गए हैं, उनका एक नोट्स रफली बना के रख लीजिए, ठीक है ना। गैपिंग कम रहेगी, उसमें आप क्या करिए, वही नोट्स आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना। सारांश जिसको कहते हैं, चैप्टर पढ़ने के बाद क्या होता है, समरी बनाई जाती है, सारांश होता है। देखिए सारे मैथ के चैप्टर में देख लीजिए, चैप्टर खत्म हुआ तो उसके बाद क्या दिया गया, एक समरी दी गई है, पूरे चैप्टर का निचोड़। ऐसे ही हमको क्या करना है, एग्जाम पीरियड में टाइम कम रहेगा, उस समय क्या करना है, जो आपका 10 दिन अभी बचा हुआ है, 10-12 दिन बचा हुआ है, इसमें क्या करना है कि सारे सब्जेक्ट को पढ़ करके आप उन सारे चैप्टर का, पूरे विषय का एक निचोड़ बना के आप रख लीजिए। गैपिंग कम, तो हम क्या करेंगे, वही जो निचोड़ वाला हमारा पोर्शन बना हुआ है हम उसी की तैयारी करें, ठीक है ना। फिर है उसके बाद 20 फरवरी के बाद फिर से देखिए गृह विज्ञान आ गया है। तो गृह विज्ञान लड़कियों के लिए है, लड़के भी देते हैं, लेकिन जो मैथ नहीं लिए रहेंगे या आप अनिवार्य विषय में इसको सब्जेक्ट चूज किए रहेंगे। तो 20 फरवरी का सामाजिक विज्ञान होने के बाद अगर बच्चों के लिए, लड़के उनके लिए तो नहीं दिक्कत है, लड़कियों के लिए यही स्ट्रेटेजी अपनानी होगी, पहले से बना के उसको रखे रहे, ठीक है ना। अपना एक समरी पोर्शन विषय का पूरा बना के रखे रहे, क्या क्या हमको पढ़ना है, तो सारी चीजें आके के 20 फरवरी को तैयार करें। और जिनका 21 फरवरी को पेपर गृह विज्ञान का नहीं है तो उनका पेपर कब है, अब 20 के बाद 21, 22, 23 को है, फिर से वही आपका बन जाएगा। फिर आप अपने टाइम को डिवाइड कर लीजिए, 20 के बाद 23 को पेपर होने वाला है, 20 के बाद कब होने वाला है, 23 को। तो 20 का शाम
पूरा 21 और पूरा 22, ये आपके लिए बोनस पॉइंट हो जाएगा। तो आप इसको एक शाम ये हो गई, फिर सुबह शाम हो गया, फिर सुबह शाम हो गया, हुआ ना। तो 5 टाइम आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा अच्छे से। तो आपका जो ये इंग्लिश का पेपर है ये अच्छा जाने वाला है कुल मिला जुला के। अगर आप पहले से और तैयारी किए हुए हैं तो ये गैपिंग कम नहीं होती है, 2 से 3 दिन की गैपिंग कम नहीं होती। एग्जाम पीरियड में बहुत टाइम होता है, इसमें आप अच्छे से उसको रिवाइज कर सकते हैं। फिर क्या है 23 के बाद देखिए जस्ट आपका विज्ञान आ जाएगा, ये भी बड़ा पेपर है। तो 23 के बाद 23 को क्या मिलेगा आपको, 23 की शाम मिलेगी आपको पढ़ने के लिए, इवनिंग वाला टाइम मिल जाएगा। फिर 24 मिलेगा, तो इसमें थोड़ा सा कम टाइम है। तो हम विज्ञान के लिए क्या करें, विज्ञान का भी वही काम करना हमको कि अभी हमारे पास टाइम है, 1-2 दिन इसको अलग से हम दे दें। विज्ञान को लिए क्या करें, 1-2 दिन टाइम इसको दे दे, या 3 ही टाइम दे दो। 1 दिन को 3 भागों में डिवाइड कर लो, या 2 दिन को 3 भागों में डिवाइड कर लो। एक पोर्शन हम क्या पढ़ेंगे, पूरा फिजिक्स तैयार कर लेंगे, उसकी नोट्स बना लेंगे रफली लिख करके। एक पोर्शन में क्या करेंगे, केमिस्ट्री का बना लेंगे, और एक पोर्शन में क्या करेंगे, बायो का बना लेंगे। तो ये जो आपकी जो गैपिंग मिलेगी 23 और 24 की, इस 23 और 24 के टाइम को भी 3 भागों में डिवाइड कर लीजिए। 3 भागों में डिवाइड कर लीजिए। एक भाग में आपको क्या पढ़ लेना है भैया, भौतिक विज्ञान पढ़ लेना है। एक भाग में क्या पढ़ लेना है, रसायन विज्ञान पढ़ लेना है। एक भाग में क्या पढ़ लेना है, बायोलॉजी पढ़ लेना है। और जो 25 तारीख की सुबह पढ़ने बैठेंगे, थोड़ा सुबह उठ करके, तो क्या करेंगे, जो हमने तैयार किया है 2 दिन में उसको पूरा समराइज कर लेंगे एक बार, ठीक है ना। तो ये भी पेपर आपका अच्छा चला जाएगा। फिर देखिए 25 के बाद फिर क्या है, 27 को पेपर है। अब विज्ञान के लिए जो टाइम आपका है, वो 25 तारीख को विज्ञान हो गया, सुबह की मीटिंग हो गया, आपका सारा पेपर पहली पाली में है। तो 25 की शाम मिली आपको पढ़ने के लिए, और क्या मिला आपको, 26 का शाम, सुबह और शाम 26 का। फिर 27 की सुबह मिलेगी, ठीक है ना। तो इसमें भी हमको यही करना है, 25 और 26 2 दिन टाइम है ना। 25 और 26 को आप अपने चैप्टर के हिसाब से उसको बांट लीजिए। कितना चैप्टर है, 14 चैप्टर है ना मैथ में, यही तो है। अब 14 चैप्टर को आप डिवाइड कर लीजिए, आपके पास जितना टाइम है। कि हमने एक बार लिखा था ना ब्लैक बोर्ड पे कि पहले फेज में क्या आपको पढ़ना है। पहले फेज में आप 5 चैप्टर हमने रखा था, फिर दूसरे फेज में फिर कुछ चैप्टर रखे थे, फिर 3, 4, 5 फेज हमने बनाया था, ठीक है ना। और फेज कैसा था, सरल से कठिन की तरफ का था। जो चैप्टर आपको आसानी से आ रहे हैं, जिनको आप ये समझते हैं कि हमको ये बढ़िया से आ रहा है, उनको आप पहले रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना। पहला चैप्टर रिवाइज किए, सब चीज क्लियर हो गई, सिलेबस को देख लिए कि उसमें क्या क्या आ रहा है, क्या क्या क्वेश्चन इस समय है पूछा जा रहा है, उनको रिवाइज कर लिए। दूसरे चैप्टर में भी यही करना, तीसरे में भी यही करना है। जो आपको सरल चैप्टर लग रहा है पहले आप उसको रिवाइज करते चले जाइए, ठीक है ना। सरल से कठिन की तरफ जाना है, पहले सरल चैप्टर को हम तैयार कर लेंगे, और ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर बना लेंगे कि ये चैप्टर हमारा पूरा बढ़िया से तैयार हो गया है, अब इसका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम कर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये 2 दिन आपको यही स्ट्रेटेजी बना के तैयारी करनी है, 25 और 26, ठीक है ना। फिर 27 की सुबह क्या करेंगे, थोड़ा सुबह पहले उठ करके एक बार देख लेंगे सारी चीजों को, एक बार फार्मूले तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। फार्मूले से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू में। आप देखिए पिछले साल के 2024 का पेपर देखिए, 2025 का पेज देखिए, उसमें एमसीक्यू में एक फार्मूले का क्वेश्चन आता है, तो एक बार उसको भी तैयार कर लेंगे, ठीक है ना, जिससे कोई क्वेश्चन छूटे ना। फिर उसके बाद क्या है, 27 के बाद 28 संस्कृत को है। तो ये 27 की जब सुबह पेपर दे के आएंगे, तो सुबह के बाद आप पेपर 11, साढ़े 11, 12 बजे दे के आएंगे, घर पहुंचे, आराम किए, नाश्ता किए, उसके बाद क्या करें, इसको लेके बैठ जाइए, आप इसकी तैयारी कर लीजिए। लेकिन इसकी तैयारी कब करेंगे, इसकी तैयारी अभी कर लीजिए। संस्कृत जो संस्कृत विषय लिए हैं बच्चे, उसकी तैयारी क्या करें, अभी कर लें। 1-2 दिन का टाइम निकाल करके संस्कृत अभी पढ़ लें, उसका नोट्स बना लें, 2-3 साल का पेपर रिवाइज कर लें, ठीक है ना। क्या रहे, जिससे आप 27 को पेपर दे के आए तो उसी नोट्स को पढ़ें जो आपने रिवाइज करके बनाया है, जो पिछले साल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आपके सिलेबस में हैं, उससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करना, संस्कृत के बाद लगभग सारा पेपर खत्म ही हो जाता है। आर्ट का पेपर 10 मार्च को है, 28 से 10 मार्च के बीच में बहुत ज्यादा गैपिंग, ठीक है ना। बीच में शायद 9 मार्च को संगीत गायन का है या वाणिज्य का है। तो जो वाणिज्य वाले हैं वो अपने हिसाब से तैयारी करें, लेकिन जो साइंस ग्रुप वाले हैं, अगर वो कला लिए हैं, उनके पास इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम है,
ठीक है ना। इसके लिए कोई स्ट्रेटेजी अभी से नहीं बनानी है, ठीक है ना। तो अभी आपको क्या करना, आपकी जो 5 विषय बन रहे हैं, जो कला लिए हैं उनके लिए अभी जो 5 विषय बन रहे हैं, इनकी बढ़िया से एक टाइम टेबल बना लीजिए। जैसे हम बता रहे हैं, अगर इस तरह से बनाना चाहते इस तरह से बना लीजिए, नहीं तो अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं आप, कोई जरूरी नहीं जैसे बताया जा रहा है वैसे बनाइए। लेकिन आप अगर लिख के नोट्स बनाए रहेंगे तो आपके लिए वो बेनिफिट देगा। कब? जब एग्जाम आपका चलता रहेगा तब, ठीक है ना भैया। तो ये काम आपको कर लेना है। अगर ऐसा आप कर ले गए तो आपका रिजल्ट 100% अच्छा आएगा, उसमें कोई रोक टोक नहीं। लिखना आपको सब कुछ है, जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उनको आप सबसे पहले करिए, गणित का हो, विज्ञान का हो, हिंदी का हो, ठीक है ना। लेकिन लिखते समय क्या ध्यान देना कि आप जो प्रश्न करने जा रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर आप ऊपर मेंशन कर दीजिए, हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पता क्या होता है कि बच्चा कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5वां और डाल रहा है क्या प्रश्नोत्तर नंबर फर्स्ट, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप 5वां पहले कर रहे हैं तो आप वहां डालिए प्रश्नोत्तर नंबर 5वां हम करने जा रहे हैं, आंसर नंबर 5 का आंसर लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो लिखने की भी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जो क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा अच्छे से आ रहे हैं आपको उनको पहले करना, उसके बाद जो कम आ रहे हैं उनको उसके बाद करना है। और क्या करना है, एग्जाम में कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, एग्जाम में कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, आपको कुछ ना कुछ लिखना ही है, ठीक है ना। क्योंकि आप पूरे साल भर पढ़े हैं ना, कम से कम 200 दिन आपकी पढ़ाई हुई होगी, तो 200 दिन में कुछ ना कुछ तो पढ़े ही हैं उस विषय के बारे में। तो इतना तो है नहीं कि आपको उसके बारे में कुछ नहीं आ रहा है। और एग्जाम पीरियड में जो परीक्षा देने जाता है उससे ज्यादा ज्ञानवान कोई नहीं रहता, ठीक है ना। जो ड्यूटी करता है वो भी नहीं रहता उतना ज्ञान, उसके पास भी नहीं। बीसीएचआर होगा ना, उसको भी उतना ज्ञान नहीं होता है जितना उस समय बच्चे को होता है ज्ञान। क्यों? क्योंकि वो पूरी प्रॉपर तैयारी से जा रहा है पेपर देने के लिए, ठीक है ना। कुछ भी नहीं पढ़ा है लेकिन एग्जाम पीरियड में तब भी कुछ पढ़ा है तो वो सारे क्वेश्चन को कर सकता है। अब 3 घंटे के पेपर में आप पूरा पेपर कैसे सॉल्व करेंगे ये भी आपको दिमाग में होना चाहिए, ठीक है ना। मान लीजिए आपको गणित का पेपर करना है, तो गणित का पेपर करते समय आपको मिला कितना घंटे भैया, 3 घंटे का टाइम मिला। वैसे मिलता है 3 घंटे 15 मिनट का टाइम। कितने का टाइम मिलता है? 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलता है, ठीक है ना। तो 15 मिनट का जो टाइम होता है उसमें आपको पेपर पढ़ना होता है, ठीक है ना। जरूरी चीजें कॉपी पर फिलअप करनी होती है, ठीक है ना। 15 मिनट क्या मिलता है? पेपर पढ़ने के लिए मिलता है कि आप अपना पूरा पेपर देख लीजिए, सारा पेपर है, सारे पेपर में क्वेश्चन सारा प्रॉपर तरीके से है कि नहीं है। अगर इस कंडीशन में कोई क्वेश्चन कटा हो मान लो, या फट गया हो पेपर गलती से, जबकि ऐसा होता नहीं है, मान लीजिए किसी कारणवश ऐसा है, वो क्वेश्चन आप में मेंशन नहीं है, जो ऊपर प्रिंट किया गया कितने क्वेश्चन है इतने पेज हैं, मान लो एक पेज नहीं है उस पेपर में, तो आप उसको अपने एग्जामिनर से कह करके उसको बदलवा लीजिए। जो कक्ष निरीक्षक होते हैं उनसे कह करके आप उसको चेंज करवा लीजिए, ठीक है ना। तो मिला कितना आपको? 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट किसके लिए होता है? पेपर को पढ़ने के लिए होता है। अब बचा कितना? 3 घंटे। 3 घंटे के पेपर में आपको, अगर मान लीजिए मैथ का पेपर करने जा रहे हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए, कोशिश क्या करनी है कि आप 30 से 45 मिनट के बीच में, ठीक है ना, क्या कर लेना है? सेक्शन फर्स्ट के 20 क्वेश्चन कर लेने हैं, ठीक है ना। मैथ साइंस में ये बहुत जरूरी है। बाकी और सब्जेक्ट में हिंदी हो गया, कंप्यूटर हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, गृह विज्ञान हो गया, अंग्रेजी हो गया, संस्कृत हो गया, कला हो गया, इसमें अगर आपको याद है तो आप फटास कर लेंगे, ठीक है ना। बोला करने में भी टाइम लगता है तो आप उसको फटास कर लेंगे। लेकिन मैथ और साइंस में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि ये क्या है? कैलकुलेटिंग विषय है, इसमें आपको कैलकुलेशन करना होता है। तो अभी टाइम है आपके पास, आप प्रैक्टिस कर लीजिए 20-20 क्वेश्चन की सीरीज लेकर के, कि क्या हमारा क्वेश्चन पेपर सेक्शन पार्ट ए वाला 20 क्वेश्चन 30 से 45 मिनट में हो जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन भी सॉल्व करना है और उसको गोला भी करना है। अगर ऐसा पॉसिबल हो जा रहा है तब आपके पास मान लीजिए 45 मिनट का टाइम लग गया, सेक्शन ए करने में 45 मिनट का टाइम लग गया, तो बचा कितना टाइम आपके पास? 2 घंटे 15 मिनट। अब इस 2 घंटे 15 मिनट में आपको कितना क्वेश्चन करना है? सेक्शन ए में कितना, सेक्शन बी का पहले क्वेश्चन कितना रहता है? 6 क्वेश्चन ना, दूसरे में कितना रहता है? 5, तीसरे में 1 करना, चौथे में 1 करना, 5वें में 1 करना है। तो 6 5 11 3
14 क्वेश्चन आपको करना है। तो 14 क्वेश्चन अगर आपको करना है, आपने दिया एक क्वेश्चन पर 5 मिनट, कितना हो गया? 14 पचे कितना होगा? 14 पचे 70। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 70 मिनट में आप अपना पेपर खत्म कर लें? अगर नहीं पॉसिबल है तो इसको थोड़ा सा और कम कर दीजिए। पहले क्वेश्चन में कितना पार्ट है? 6 पार्ट है। पहले क्वेश्चन कितना पार्ट है? 6 पार्ट है, 6 क्वेश्चन है। तो 6 क्वेश्चन में अगर 5 मिनट लगा, 6 पंचे 30 मिनट, ये हो गया। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में कितना है? 5 क्वेश्चन है ना, तो 5 क्वेश्चन में अगर आपने 6 मिनट लगाया, 6 पंचे 30 मिनट, ये हो गया। तो 1 घंटे खत्म हो गया ना। 2.25 घंटे में से 1 घंटे और निकाल दें, कितना बचा? 1 घंटे 15 मिनट बच गए भाई। 30 मिनट ये, 30 मिनट ये, 30 कितना हुआ? 60 हुआ ना। तो 2.25 घंटे का टाइम बचा था, हमने 60 मिनट निकाल दिए, कितना बचा? 1 घंटे 15 मिनट। अब 1 घंटे 15 मिनट में आपको पास सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे हुए। कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं? सिर्फ 3। और अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है, 7 से 8 मिनट या 10 मिनट में भी लग सकता है। थोड़ा अगर क्वेश्चन क्या किया, घुमा फिरा के दे दिया, तो 7 से 8 या 10 मिनट भी लग सकता है। मान लो 10-10 मिनट हमने दे दिया तीनों क्वेश्चन पर, तीसरे पे दिया 10 मिनट, तीसरे पे दिया 10 मिनट और तीसरे पे दिया 10 मिनट, कुल कितना हो गया? 30 मिनट हो गया। तो आपके पास बचा कितना? 45 मिनट। अगर इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो आपके पास लास्ट में कितना टाइम बचेगा? 45 मिनट। ठीक है ना। अब इस 45 मिनट में क्या क्या होता है? आपका वेरिफिकेशन होता है, अटेंडेंसी होती है ना, वो भी जाए करवाने में लगेगा 10-15 मिनट लग जाता है। ठीक है ना। हो सकता है आपको बाहर कहीं जाना हो, पानी प्यास लग गई हो, तो उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। फिलहाल ऐसा बच्चे नहीं करते हैं ना, जिनको एग्जाम देना जाना है तो एग्जाम के लिए प्रॉपर तैयारी करके जाते हैं, पहले से ही सब कुछ व्यवस्थित करके जाते हैं। लेकिन मान लीजिए इन केस आपको लग ही गया तो आपका टाइम वो बचा रहेगा। और इस टाइम का यूज क्या कर सकते हैं? आपने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है तो आप पेपर को एक बार पूरा अपनी कॉपी को देख सकते हैं कि हमने कहीं कोई गलती तो नहीं की है। लेकिन आपने अगर ऐसे टाइम बचाया है तो, और ये भी हो सकता है कि यहाँ पर 45 मिनट ही ना लगे, 1 घंटे ही टाइम लग जाए। ठीक है ना। तो आपको क्या करना भैया, बड़े इत्मीनान से टाइम को देखते हुए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। और कोशिश ये करिए कि हम थोड़ा सा टाइम अपनी कॉपी को पुनः चेक करने के लिए, पुनः देखने के लिए बचा लें। कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर डाल करके छोड़ देते हैं कि अभी इसको हम बाद में करेंगे, ऐसा होता है। और बाद में टाइम बचता ही नहीं है तो क्वेश्चन क्या होता है, छूट जाता है। ठीक है ना। तो इसके लिए आपको कॉपी क्या करना है, एक बार आपको चेक करना है कॉपी को पूरी तरीके से। आगे एक बार अपनी कॉपी चेक कर लीजिए, संतुष्ट हो जाइए कि जितना क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था हमने उतना कर लिया है क्या। अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए हैं थोड़ा सा उसमें आप इंक्रीज कर दीजिए। ठीक है। दूसरी बात, क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पेपर आपका आया है, आप जब क्वेश्चन को हल करेंगे मैथ के पेपर में, तो बाईं तरफ आप रफ कार्य कर सकते हैं, दाहिनी तरफ नहीं। ठीक है ना। और रफ कार्य भी जो होता है मैथ में, वो फेयर की तरह होना चाहिए, रफ की तरह नहीं होता है। रफ कार्य जो होता है वो फेयर की तरह होता है। ठीक है ना। मान लीजिए करते समय कहीं कोई मिस्टेक हो गया तो आप उसको पुनः मिला सके। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसी में सब एक ही पेज में घिच कर डालते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है। मैथ या साइंस में आपको रफ कार्य जो करना है वो बिल्कुल फेयर की तरह करना है। ठीक है। दूसरी बात, जैसे आपने क्वेश्चन पेपर को शुरू किया, क्वेश्चन ने आपको, ठीक है ना, ये बहुत अच्छा गुण होता है, चाहे गणित का हो, चाहे सामाजिक विषय का हो, चाहे अंग्रेजी का हो, चाहे हिंदी का हो। आपने क्वेश्चन को शुरू किया, आप लिखे यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर 1 का ए है तो ए डाल दिए, बी है तो बी डाल दिए और सी है तो सी डाल दिए। आप लिखना शुरू कर दिए, लिखते हुए आ गए। और मान लो 3-4 लाइन आपकी नीचे क्या हुई, बच गई। 3-4 लाइन आपकी क्या हुई, बच गई। तो आप क्या करेंगे, फिर यहाँ प्रश्नोत्तर डालेंगे? नहीं, यहाँ पर आपको नहीं डालना है। आप क्या करेंगे, पेज को पलट लेंगे, यहाँ से दूसरा पेज करना शुरू कर देंगे। अच्छा, ऐसा करने से फायदा क्या होता है, मान लो हमने क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर लिखा वो थोड़ा छोटा रह गया। ठीक है ना। तो थोड़ा सा क्या रह गया, छोटा रह गया।
और आपने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, आपके पास टाइम बचा है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को बाद में इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। ये उसके लिए भी जरूरी होता है। और आप यहाँ 2 लाइन बचा है तो आप प्रश्नोत्तर लिखिए, एक लाइन में प्रश्नोत्तर होगा, एक लाइन में आप आंसर लिखोगे। तो कुछ बच्चे क्या करें, प्रश्नोत्तर लिख करके पेज पलट के दूसरे पेज पे आंसर लिखते हैं, तो ऐसा नहीं करना। आप प्रश्नोत्तर डाले, एक क्वेश्चन आपको मान लीजिए पूरा पेज भर गया, 2-3 लाइन बचा है, तो 2-3 लाइन को आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना। आप दूसरे पेज से उसका आंसर लिखना शुरू करें, ठीक है। मैथ की क्वेश्चन में ये मान लीजिए आपकी कॉपी है, तो ये लेफ्ट पेज है या राइट पेज है, ठीक है ना। तो लेफ्ट पेज में आप क्या करते हैं, रफ वर्क करते हैं, क्या करते हैं, रफ वर्क करते हैं, और राइट पेज में क्या करते हैं, उसका फेयर कर लेते हैं। तो ऐसा करने से एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो क्या करता है, आपका जो है फेयर वाला चेक भी करता है, उसकी नजर आपके रफ वाले पे भी जाती है कि आपने यहाँ किया है, फिर आपने उसका आंसर यहाँ दिया, ठीक है ना। तो ये काम भी करना। कभी कभी क्या करते बच्चे कि जिस पेज पे रफ फेयर कर रहे हैं उसी के एक कॉलम बना करके वहां कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो भी ठीक होता है, वो भी अपने स्थान पे क्या होता है, ठीक होता है। वहां से भी आप एग्जामिनर जब कॉपी चेक करो तो वहां कैलकुलेशन देख लेता कि नहीं बच्चा यहाँ कैलकुलेट किया है और आंसर ये लाया, तो भी ठीक है। लेकिन क्या प्रॉब्लम उसमें, कॉपी थोड़ा सा गंदी दिखती है, तो कॉपी गंदी भी नहीं दिखनी है, खिचर पिचर भी नहीं करना है, शुद्ध शुद्ध साफ साफ सुंदर राइटिंग में आंसर देना, ठीक है ना। ज्यादा कटिंग फिटिंग होने से एग्जामिनर क्या होता है, थोड़ा सा झल्ला जाता है, तो नंबर कट सकता है। तो आप सुंदर सुंदर अगर लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे, तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा, ये श्योर है, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। तो स्ट्रेटजी आप इस तरीके से बना लीजिए, बना करके उसको अपने आज से शुरू करके कम से कम आज से रिवाइज करना शुरू करिए, ठीक है, ठीक।